हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जम के चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके तहत आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 19 लाए हैं, अर्थात पार्ट 19 लाए हैं। और इन 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का टोटल 20 पार्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो सारे पार्ट देख सकते हैं, या नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं और ये बुक रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित बुक है। और आप लोग इस बुक से भली भांति परिचित होंगे यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगे और लगे कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग उन सारे वीडियो को देख पाए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट का ककुंद डैश उत्तक से बना होता है जो जल उपलब्ध कराता है। बताइए, ऊँट का ककुंद डैश उत्तक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए। तो देखिए, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए, ऊँट का ककुंद वसा में उत्तक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, वसा में उत्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पीएएच के उपापचयी मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत। बताइए, पीएएच के उपापचयी मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत। तो देखिए, कैसरजी, ठीक है, कैसरजनी, विरूपतजनी और उत्परिवर्तजनी, ये तीनों जो हैं पीएएच के उपावर्चयी मध्यवर्ती होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, साधारण जुखाम पैदा किया जाता है। बताइए, साधारण जुखाम पैदा किया जाता है। तो देखिए, ये जो साधारण जुखाम हैं, ये सारे साधारण जुखाम वायरस के द्वारा पैदा किए जाते हैं, अर्थात वायरस के कारण साधारण जुखाम मानव में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वायरस के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अवस्थम्भ मूल पाए जाते हैं। बताइए, अवस्थम्भ मूल पाए जाते हैं। जो देखिए, अवस्थम्भ मूल मक्का में पाए जाते हैं, ठीक है, अवस्थम्भ मूल मक्का में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य हैं। बताइए, विटामिन डी अनिवार्य हैं। तो देखिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य होते हैं, ठीक है, मजबूत तथा स्वस्थ हड्डी अर्थात अस्थियां बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन साथ में करते चलें, ताकि आप लोगों को ज्ञात हो सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है,
संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बताइए, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो देखिए, संरचनाओं के अनुसार पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वो हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला, ये दोनों जो हैं पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? बताइए, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो देखिए, इनमें से घोड़े और आदमी का अग्रपाद, ठीक है, घोड़ा और आदमी का अग्रपाद ये दोनों समजात अंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? बताइए, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो देखिए, क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में आजकल प्रयोग किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लोरेला शैवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यान अनुसंधान में क्यों किया जाता है? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के उपयोग के लिए या उसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष यान में क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न को, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया पैदा किया जाता है? बताइए, फाइलेरिया पैदा किया जाता है? तो देखिए, ये फाइलेरिया बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा पैदा किया जाता है और वो हैं बुचेरिया बैनक्रफ्टाई, ठीक है, वो हैं बुचेरिया बैनक्रफ्टाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है? बताइए, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है? तो देखिए, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की विशेषता नहीं है, वो हैं मेटहीमोग्लोबिनिया, ठीक है, मेटहीमोग्लोबिनिया जो हैं ये सीसा विषाक्तता नहीं है कशेरुकियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। जबकि जितने भी कशेरुकीय जीव होते हैं उनमें सीसा विषाक्तताएँ होती हैं वृक्क की दुष्क्रिया के कारण और रक्तता और तंत्रिकीय दोष उत्पन्न हो जाता है सीसा विषाक्तता के कारण कशेरुकीय जीवों में। जबकि कशेरुकीय जीवों में मेटहीमोग्लोबिनिया नामक ये दुष्प्रभाव है, ये नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है कि शरीर के शर्करा को अर्थात ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना इंसुलिन का प्रमुख कार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? बताइए, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते और फूलते हैं? तो देखिए, उन पादपों को सत्कृत फली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्कृत फली, जो अपने जीवन में केवल एक ही बार फलते फूलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, सकृत फली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? बताइए,
कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? दीजिए सही जवाब आप लोग। तो देखिए कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? बताइए, यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जब दूध से क्रीम को बाहर निकाल दिया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र झींगा में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? झींगा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? बताइए, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जब रक्त वाहिका में परिवहन करती है तो वो जम नहीं पाती है? तो देखिए रक्त का नहीं जमने का कारण है हेपेरिन, क्योंकि रक्त में हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त जब वहन होता है फिर भी वो नहीं जम पाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हेपेरिन को हिंदी में यकृतीन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? बताइए, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? तो देखिए जब विकसित भ्रूण का जब प्रसव होता है तो उसे वैज्ञानिक भाषा में भी प्रसव ही कहा जाता है, अर्थात डिलीवरी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसव। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। बताइए, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है? तो देखिए ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन अवंटू ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। ठीक है, किससे स्रावित किया जाता है? अवंटू ग्रंथि से। और अवंटू ग्रंथि का इंग्लिश नेम होता है थायराइड ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना एंजाइम वाला पाचक रस हैं। बताइए, बिना एंजाइम वाला पाचक रस हैं। तो देखिए बिना एंजाइम वाला पाचक रस हैं, इनमें से पीत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, पीत। और अगला क्वेश्चन देखिए, बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? बताइए, बीज के अंकुरन के लिए एक कौन सा अनिवार्य है? तो देखिए बीज के अंकुरन के लिए जल की अनिवार्यता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। देखिए बीजों को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, बीजों का अंकुरन किसे कहा जाता है? तो बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि बीजों के अंकुरन के लिए जल, ताप एवं वायु तीनों का होना आवश्यक होता है। ध्यान में रखिएगा कि मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश, ठीक है, मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि बीजों के अंकुरन के लिए जल, ताप एवं वायु ये तीनों आवश्यक होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि, बताइए, जिस वातावरण में ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं होगा अर्थात उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होगा, उस वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? तो देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन उस वातावरण में नहीं मिल पाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों को दम घुटता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक प्रकार के विषैली गैस होता है। और साथ में आपको बताते चलें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कार के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश को एब्जॉर्ब अर्थात ग्रहण करने की काम किसके द्वारा होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश को अवशोषण करने का काम क्लोरोफिल के द्वारा होता है अर्थात पर्णहरित के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। और ये क्लोरोफिल जो हैं पौधे के हरे पत्तों में पाए जाते हैं। वैसे पौधे के जो भी पार्ट हरा हैं उन सारे में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवश्य ही करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? बताइए, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम कीट के शरीर पर पाए जाते हैं। कीटों के शरीर का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। ध्यान में रखिएगा, कीटों के शरीर का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है और स्पर्श रोम भी कीट में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वातिरिक्त रुधिर प्रदाता हैं अर्थात जो सबको रुधिर अपना दान दे सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो देखिए, जो अपना ब्लड सभी को दान में दे सकता है अर्थात डोनेट कर सकता है वो ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ब्लड ले सकता है अर्थात सर्वग्राही हैं वो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। बताइए, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, जब दोनों उड़ते हैं तो चमगादड़ पक्षी से कैसे भिन्न है? बताइए। तो देखिए क्या होता है, डायफ्राम के कारण चमगादड़ जो है पक्षी से भिन्न होते हैं अर्थात पक्षी में डायफ्राम पाया जाता है जबकि चमगादड़ में डायफ्राम नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, डायफ्राम के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखिए, जितने भी स्तनधारी हैं उन सारे स्तनधारी में डायफ्राम पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। बताइए, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो देखिए, जीवमंडल सुरक्षित है इसका अर्थ है कि उस क्षेत्र में वन्य उत्पादों का पर प्रयोग और विकास हो। ठीक है, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास हो और वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण हो। यानी कि जीवमंडल तब सुरक्षित क्षेत्र माना जाएगा अर्थात सुरक्षित उद्देश्य होगा जब उनमें ये सारे उपलब्धि होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण होता है।
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, देखिए अब आप लोग इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे कि आप लोग सोचेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो सिर्फ पत्तों में ही होता है। ऐसा बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के उन सारे भाग में होंगे जो हरा होंगे, क्योंकि जो भाग हरे होंगे और उस भाग में क्लोरोफिल पाए जाएंगे, और जब क्लोरोफिल पाए जाएंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, पादप के हरे भाग में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया इनमें से कौन सा है। तो देखिए पादपों के हरे भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। बताइए जो जापान में यूसो रोग पाया गया वो किसके प्रदूषण के कारण फैलता है। तो देखिए ये यूसो रोग जो हैं, ठीक है, ये यूसो रोग जो हैं ये पीसीबी, ठीक है, पीसीबी के प्रदूषण के कारण फैलता है, ठीक है, पीसीबी के प्रदूषण के कारण फैलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जब मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। बताइए जब मंडल का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो देखिए जब मंडल का पिरामिड उल्टा होता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, किसमें होता है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जब मंडल का पिरामिड उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। बताइए ट्यूब के भीतर भी ट्यूब ऐसा शारीरिक संरचना किसमें पाया जाता है। तो देखिए ट्यूब के भीतर ट्यूब का शारीरिक संरचना जोंक में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है। किसी पादप का वह हिस्सा जो किसी दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। तो देखिए किसी पादप का वह हिस्सा जिसमें को काट के अलग लगाया जाता है उसे कलम कहा जाता है, ठीक है, उसे कलम कहा जाता है, जिसे आप लोग कलम लगाते हैं पौधे में, इसको भी आप जान सकते हैं, कलम लगाना ही यही कलम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन है। बताइए डॉल्फिन किस प्रकार के जीव हैं। तो देखिए डॉल्फिन एक स्तनधारी हैं, ठीक है, डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक प्रकार के स्तनधारी अर्थात स्तनपायी जीव हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए इस डॉल्फिन में एक विशेषता होती है कि जिस समुद्र में या जिस समुद्र का पानी प्रदूषित होगा उसमें डॉल्फिन नहीं पाया जाएगा, अर्थात डॉल्फिन का नहीं पाया जाना ये संकेत करता है कि वो जल दूषित है, अर्थात जिस वातावरण का जल दूषित होगा उसमें डॉल्फिन नहीं पाया जाएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचन गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है। बताइए जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए जिनके सुस्पष्ट पाचन गुहिका होती है उन्हें आंत्रजीवी, ठीक है, आंत्रजीवी अर्थात एटेरोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रक
अर्थात जिसे मशरूम कहा जाता है। तो ये मशरूम क्या है बताइए, मशरूम क्या है? तो देखिए ये मशरूम जो हैं एक प्रकार के कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक होते हैं अर्थात फंगस होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि भी हैं? बताइए इनमें से कौन सा ग्रंथि हैं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि हैं? तो देखिए हमारे शरीर में वह ग्रंथि अग्नाशय हैं अर्थात पैनक्रियाज हैं जो अंतः और बाह्य दोनों प्रकार के श्रवण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? बताइए निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? तो देखिए जब वृक्क अव्यवस्थित हो जाता है तब उसे अपोहन अर्थात डायलिसिस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, डायलिसिस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बताइए आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो देखिए आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? बताइए निम्न में से कौन है जो जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? तो देखिए जैव विविधता को दुष्प्रभावित करने वाला है पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर का अम्लीय भंवर और जलवायु परिवर्तन। ये सारे जो हैं जैव विविधता को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? बताइए जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? तो देखिए जब किसी भी क्षेत्र में भारी मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उसमें उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगा तो तापमान में भी वृद्धि होगा, तो वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगा और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होगा। तो जनसंख्या में वृद्धि से उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो मानव होगा उसमें कान होगा, लेकिन हाँ जो मानव होगा उसमें नाक होगा, बाल होगा और आँख होगा। इन सारे कसौटी को देखा जाता है मानव होने के लिए, जबकि कान की अनिवार्यता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। बताइए जो व्यक्ति भारी मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं वो लोग प्रायः कैसे मरते हैं, किस बीमारी के कारण मरते हैं? तो देखिए जो लोग भारी मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं वो सीरोसिस बीमारी के कारण मरते हैं। ठीक है, किससे मरते हैं? सीरोसिस बीमारी के कारण मरते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं। यहाँ पे चारण का तात्पर्य है उत्पादक हरे पेड़ पौधे। तो जो हरे पेड़ पौधे की आहार श्रृंखला होंगे उसका आधार जीव होंगे उत्पादक। ठीक है, हरे पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्पादक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर होता है। बताइए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो देखिए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। बताइए, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऐसा फल में क्या पाया जाता है जिसके कारण फल मीठ होता है? तो देखिए, फल में फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, फल में फ्रक्टोज पाया जाता है जिसके कारण फल का स्वाद मीठा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। बताइए, जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखिए, जीवाणु की वृद्धि मापी के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए, मधुमक्खी का प्रयोग मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो ये था आज का यह वीडियो पार्ट 19 अर्थात पार्ट 19, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 950 तक डिस्कशन किए हैं। और नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे जो इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा, अर्थात वो पार्ट नंबर 20 होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 951 से 1000 तक डिस्कशन करेंगे। और कल अर्थात नेक्स्ट पार्ट में इन 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अंत हो जाएगा, अर्थात वो लास्ट पार्ट होगा। तो आप लोग उन सारे पार्ट को देख लीजिएगा। जब आप लोग उन सारे पार्ट को देख लेंगे तो आप लोगों के पास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उपलब्ध हो जाएगा, और आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि बायोलॉजी से, जनरल साइंस के बायोलॉजी से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसे नहीं छोड़ पाएंगे, उसे आप लोग आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।